हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 28। ठीक है, जीएस टू पॉलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट तक क्लोज करा था। ठीक है, उसके बाद आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन इट कम्स टू गिविंग द एसेंट टू द बिल। मतलब बिल को लॉ बनाने में जो फाइनल अप्रूवल लगता है प्रेसिडेंट का, उसमें ऐसे कौन कौन से पावर्स है प्रेसिडेंट के पास जो वो यूज़ कर सकते हैं या वो जो यूज़ करते हैं। ठीक है, और एज अ बिल, एज अ चेंज, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इट कुड बी अ मनी बिल, इट कुड बी ऑर्डिनरी बिल और इट कुड बी अ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो चार टाइप से डिफ्रेंशिएशन में क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कहाँ प्रेसिडेंट के पास रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ पे उनके पास डिस्क्रिशन है कि वो अप्रूवल दे सकते हैं, रिकन्सिडर के लिए वापस भेज सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस अप्रूवल और डिनाई के बेसिस, मतलब इस अप्रूवल और डिनाइल को यूज़ करने के लिए जो पावर उनको दी गई है दैट इज़ कॉल्ड एज वीटो पावर। ठीक है, तो वीटो पावर हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। वीटो पावर में भी आपके बेसिकली अगर मैं इंडिया के बियॉन्ड भी बात करूँ तो टोटल 4 टाइप के वीटो पावर होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट, ये 3 आपके स्पेसिफिक टू इंडिया हैं, राइट। एंड अनदर वन इज़ योर क्वालिफाइड। ठीक है, वो यूएसए में यूज़ होता है, बट हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट है। एब्सोल्यूट के अंदर वो एसेंट देने से मना कर देते हैं, सस्पेंसिव के अंदर जो बिल आता है वो वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं, एंड पॉकेट के अंदर वो रोक देते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए कि भाई मैं तसल्ली से पूरा टाइम लेके सोच के ही अपना सिग्नेचर या असेंट असेंट दूंगा। ठीक है, असेंट का मतलब सिंपल है, यहाँ पे अप्रूवल की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम आर्टिकल 74 और 78 पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि आर्टिकल 74 के अंदर जो भी प्रेसिडेंट अपने पावर यूज़ करते हैं दैट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द सजेशंस और द मतलब एडवाइसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मतलब वो डिस्क्रिशन है, उनको सुनना हो सुनेंगे, नहीं सुनना हो तो नहीं सुनेंगे, बट दैट कम्स अंडर आर्टिकल 74। ठीक है, अंडर आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुला के उनसे किसी भी टॉपिक पे या किसी भी अफेयर के बारे में वो प्रॉपर इन डेप्थ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 78 एंड दैट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि भाई प्राइम मिनिस्टर को बुला के उनसे जाना जाए कि भाई किसी मुद्दे पे या देश में कोई समस्या बड़ी चल रही है तो उस पर क्या स्टेटस है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, अब इसके अलावा फ्यू ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर उसमें अंदर है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। मतलब ऑब्वियसली जब आपका 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है जनरल इलेक्शंस का, तो उसके बाद जो डिसोल्यूशन होता है वो मतलब आइडियली तो वो उसी बेसिस पे होना चाहिए जब टाइम आ जाता है, बट उसके बियॉन्ड भी आपका जो अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई आप पार्लियामेंट डिजोल्व करो और नए इलेक्शंस होंगे, तो उस केस में प्रेसिडेंट ही है जो लोकसभा को डिजोल्व करते हैं। ठीक है, देन विल अंडरस्टैंड अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज केयर टेकिंग गवर्नमेंट। ठीक है, केयर टेकिंग गवर्नमेंट आपका जैसे ट्रांजिशंस एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रांजिशन है उसके बीच में जो आपके जो भी प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो काम है उसको करने के लिए आपके पास जो गवर्नमेंट होगी जो कि बिल निकालेगी, जिस पे प्रेसिडेंट साइन करेगा, असेंट देगा, वो एक तरीके के केयर टेकिंग गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, सो दिस विल डिस्कस। और डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आपका आर्टिकल 78C भी आता है। ठीक है, 78C 78B ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट उसके अंदर आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो प्रॉपर डिफाइंड है। 78C के अंदर द प्रेसिडेंट ऑलवेज बिलीव कि भाई एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी एक प्रॉपर यूनिडायरेक्शनल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई प्राइम मिनिस्टर और कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग काम कर रहे हैं, कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग काम कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी ट्यूनिंग। ठीक है, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 213। इसको हम थोड़ा बेसिक समझेंगे, प्रेसिडेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, बट हाँ गवर्नर वाला पर्सपेक्टिव भी समझेंगे। ठीक है, बिकॉज एक बहुत ही फेमस केस आया था डीसी वाधवा केस वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, उसके अंदर क्या था वो हम प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, तो गिव द फर्स्ट हेडिंग असेंट टू द बिल बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, विच इज
पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ऊपर डिफाइन करा था, तो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अनदर वन इज योर मनी बिल, थर्ड इज योर ऑर्डिनरी बिल, एंड फोर्थ इज योर फाइनेंशियल बिल। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला ए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आता है, इसके अंदर इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास होके आया है। उसमें प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई वो रिजेक्ट करे, डिले करे, या मतलब दोबारा से रिविजिट करने के लिए उसको वापस हाउसेज में भेजे। ठीक है, एज सुन एज द एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेट्स पास्ड, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन एंड गिव असेंट। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, वो डिले नहीं कर सकता, वो सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एंड ये जो बाउंडेशन है इसको पहले वैसे लिख लेते हैं, प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अंडर, मतलब ये भी मैंडेटरी इसलिए हुआ है बिकॉज 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स निकलेंगे उस पर इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज़ है, इसको लिख लो। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव द असेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, ही कांट रिजेक्ट, ही कांट होल्ड। ठीक है, और सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे इट्स वेरी मच मैंडेटरी कि भाई जो भी प्रेसिडेंट है उसको वो साइन करना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ बी इज़ योर मनी बिल। अब देखो मनी बिल का फाउंडेशन क्या है कि कोई भी बिल मनी बिल तभी होता है जब उस मतलब कोई भी बिल पार्लियामेंट के अंदर जब रखा जाता है वो मनी बिल ही कंसिडर करा जाता है जब उस पर प्रेसिडेंट का ऑलरेडी एक एसेंट हो। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर बिल रखा गया, वो मनी बिल है, उसका अप्रूवल पहले प्रेसिडेंट ही देगा, तो ऑब्वियसली जब वो बिल पार्लियामेंट से निकल कर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो कन्वेंशनली ये देखा गया है कि प्रेसिडेंट कभी उस बिल को रिजेक्ट नहीं करते, ना उस पर होल्ड लगाते हैं। ठीक है, ही और शी सिंपली साइंस इट एंड गिव द प्रेसिडेंट, मतलब अप्रूवल दे देते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, लिख लो इसको। व्हेन अ मनी बिल इज क्लियर्ड बाय द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, आई रिपीट दिस पॉइंट, व्हेन अ मनी बिल इज क्लियर्ड बाय द पार्लियामेंट एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, then he gives his assent as a matter of convention। ठीक है, full stop। ideally president applies, ठीक है, ideally president can apply absolute veto on the advice of council of ministers। ठीक है, एंड नॉट इन हिज डिस्क्रिशन। ठीक है, एब्सोल्यूट, ये लाइन लिख लो, एब्सोल्यूट वीटो का सिग्निफिकेंस मैं आगे बताऊंगा, और क्यों मैंने इधर लिखवाया है वो जानना ज़रूरी है, बिकॉज मनी बिल में आपका एज अ कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ नॉट रिटन समवेयर। ठीक है, कि भाई आपके पास प्रेसिडेंट के पास जो मनी बिल आया उसको आपको असेंट करना ही ज़रूरी, ऐसा नहीं है, बट एज अ कन्वेंशन इट इज़ वेरी मच ऑब्जर्व कि बॉस जो बिल मनी बिल बना ही प्रेसिडेंट के कंफर्मेशन के बाद है तो उसको प्रेसिडेंट क्यों ही रिजेक्ट करेंगे या डिले करेंगे। ठीक है, तो एज अ कंसेंट, एज अ कन्वेंशन, प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू मनी बिल। ठीक है, बट मनी बिल के अलावा जो आइडियली रहता है, जैसे हम वीटो आगे भी पढ़ेंगे, बट इस केस में अगर कोई बिल निकला है तो उस पर प्रेसिडेंट कैन अप्लाई एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, इसका क्या मतलब रहता है कि भाई विथ होल्डिंग असेंट टू द बिल।
ठीक है, प्रेसिडेंट ने मना ही कर दिया कि भाई मैं तो साइन नहीं कर रहा, तुम्हारे बस में जो है वो करके दिखा दो, ठीक है, तो उस केस में एब्सोल्यूट वीटो यूज़ होता है। वो आगे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में फ़र्क यही है कि मनी बिल बनता ही मनी बिल इसलिए बिकॉज प्रेसिडेंट उसका एक कन्फर्मेशन दे देते हैं जब वो पार्लियामेंट के अंदर बिल रखा जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब वो पार्लियामेंट से पास होकर निकलता है, प्रेसिडेंट के पास आता है, तो इट्स बाय कन्वेंशन दैट प्रेसिडेंट विल गिव असेंट टू द मनी बिल, ठीक है। बट अगर उसकी जगह कोई ऑर्डिनरी बिल होता तो यस, पार्लियामेंट से निकलने के बाद प्रेसिडेंट अपना एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करके मना कर देता कि भाई मैं नहीं साइन कर रहा, ठीक है, मुझे नहीं आ रहा इस लॉ में मज़ा। तो उस केस में वो बिल कभी लॉ नहीं बन पाएगा एंड दैट बिल विल ऑल मतलब टू एंड अगर वो रोक देते हैं तो ऑब्वियसली वो बिल वहीं पे सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वेंशन का ये है कि इसको लिख लेना है, नोवेयर इट इज रिटन नोवेयर, इसको प्रॉपर लिखो, नोवेयर it is written in constitution that president should give assent to money bill, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, मनी बिल हो गया। अब ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या है, सी लिख लो। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास तीनों ऑप्शंस हैं। उनके पास एब्सोल्यूट वीटो का ऑप्शन है, उनके पास सस्पेंसिव वीटो है और उनके पास पॉकेट वीटो है, ठीक है। इसमें लिखो अंडर ऑर्डिनरी बिल, इन केस ऑफ एनी ऑर्डिनरी बिल और द फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज वन ऑफ द फोर फॉलोइंग ऑप्शनल, मतलब ऑब्वियसली ये वीटो के अलावा आपका है कि चौथा गिविंग असेंट, तो ठीक है, ये चार ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो सबसे पहला C1 इज टू डायरेक्टली टू गिव असेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पार्लियामेंट से बिल निकला, प्रेसिडेंट के बाद पहुंचा, प्रेसिडेंट ने सीधा साइन करा और वो लॉ बन गया, तो दैट मीन्स ही हैज़ गिवन हिज असेंट, ठीक है। सेकेंड है कि भाई प्रेसिडेंट विथहोल्ड एसेंट, ठीक है। उस केस में दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, क्लियर है। एब्सोल्यूट वीटो बन जाएगा प्रेसिडेंट विदाउट एसेंट, तो उस केस में आपका एब्सोल्यूट वीटो बन गया। पहला ऑप्शन है कि भाई टू गिव एसेंट, दूसरा है कि एसेंट ही रोक दो, तीसरा है आपका सबमिसिव सस्पेंसिव वीटो। इस केस में क्या रहता है, समझना इस चीज़ को, जो बिल निकल के प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई इसको वापस लो, इसमें कुछ करेक्शन या कुछ मॉडिफिकेशन या दोबारा रिकन्सिडर करके मेरे पास दोबारा लेके आओ बिल, ठीक है। तो फंडा क्या रहता है, ये प्रेसिडेंट है, ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने बोला कि बॉस इसमें कुछ चेंजेस चाहिए या इसको रिकन्सिडर करो, तो उसने प्रेसिडेंट ने ये चीज़ वापस पार्लियामेंट को भेज दी, ठीक है, अपने सजेशन लगा के या बिना सजेशन के भी वो वापस पार्लियामेंट में भेज के बोलेगा कि भाई इसको रिकन्सिडर करो। बट ये है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम अगर पार्लियामेंट सेम बिल भेजती है या अगर वो सेम बिल में कुछ मॉडिफिकेशन करके भेजती है, दिस इज सेकेंड टाइम, मतलब ठीक है, फर्स्ट टाइम पे प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के पास वापस भेज दिया कि भाई इसमें कुछ चेंजेस लाओ या इसमें अमेंडमेंट करो। पार्लियामेंट ने सोचा देखा, पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा कि भाई जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो वैलिड है भी कि या नहीं, हमें इसको एडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पार्लियामेंट की डिस्क्रिशन है, ठीक है, कि वो एडिट करे ना करे।
वो चाहे तो डिट्टो सेम कॉपी बिना किसी चेंजेस के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट को भेज देगी, ठीक है। और सेकंड टाइम पे इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव द एसेंट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सस्पेंसिव वीटो। सेकंड टाइम पे कोई भी बिल आएगा प्रेसिडेंट के पास, उसको अप्रूवल देना ज़रूरी है, ठीक है। इट्स वेरी ईजी। और जो प्रेसिडेंट के सजेशंस वापस गए हैं, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं या कुछ सजेशंस बोले, तो इट इज़ नॉट बाउंडेड ऑन द पार्लियामेंट टू एडिट दोज और अपडेट दोज, ठीक है। इसको मैं पूरा लिखवा दूंगा, पहले C4 समझ लो। C4 इज़ योर पॉकेट वीटो, ठीक है। अंडर पॉकेट वीटो क्या रहता है कि बिल आ गया प्रेसिडेंट के पास, अब वो कहता है कि भाई मैं तसल्ली से देखूंगा, एनालिसिस करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा। आई एम नॉट यूजिंग माई सस्पेंसिव वीटो, आई एम नॉट यूजिंग माई एब्सोल्यूट वीटो। इन बिटवीन आई हैव द यूसेज ऑफ पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या है, बिल प्रेसिडेंट के पास है और वो रुका हुआ है, ना प्रेसिडेंट ने उस पर मना करा है, ना प्रेसिडेंट ने उस पर अप्रूवल दिया है। इट इज़ जस्ट पेंडिंग विथ प्रेसिडेंट। इट कुड बी फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो दैट इज सिंपली योर पॉकेट वीटो, ठीक है। इस पर सिंपल लिख लो, बिल पेंडिंग विथ प्रेसिडेंट, ठीक है। सो ये आपके 3 टाइप के वीटो हैं। इसको अभी प्रॉपर में लिखवा दूंगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो हमने मनी बिल तक कर लिया था। ऑर्डिनरी बिल के अंदर अब पहले लिखो, ये पॉइंट लिखवा लिया था, दोबारा लिख लो। इन केस ऑफ एनी ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल पास बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। नंबर 1, ही मे गिव एसेंट टू द बिल। नंबर 2, he may not give his assent and use absolute veto, ठीक है। number 3 is president of India may refer the bill back to the parliament for the reconsideration with or without his suggestions. This is called the application of suspensive veto, ठीक है। However, if the parliament passes the bill for the second time in its original or modified form, then the president have to give his assent, ठीक है। ये जो हमने प्रॉपर डिस्कस करा। 4th is your pocket veto. Under pocket veto, just write under pocket veto, president keeps the bill pending for indefinite period, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है एस्टेरिक के साथ, पॉकेट वीटो is not mentioned in constitution, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉकेट वीटो मेंशन नहीं है, बट एब्सोल्यूट एंड सस्पेंसिव वीटो आर mentioned in constitution, ठीक है। आगे लिखो, President may allow the bill to be on his table for indefinite period without giving his assent, ठीक है। अब इन तीन वीटो के अलावा एक चौथा वीटो भी था विच इज़ कॉल्ड एज, इसको लिख लो, बट ये इंडिया में यूज़ नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। इसके अंदर फंडा क्या है कि इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंडिया, ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड इन USA, फुल स्टॉप। इन दिस जो भी एक्शन प्रेसिडेंट दे रहा है या लेने वाला है, दैट कैन बी ओवर रिडन बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट की तरह याद रख लो कि अंडर क्वालिफाइड वीटो द एक्शन कैन बी ओवर रिडन बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। एप्लीकेबल इन USA एंड नॉट इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा हमने ये चीज़ भी लिखी है, एब्सोल्यूट वीटो इज़ यूज्ड
by president on the suggestion of council of ministers, ठीक है. And obviously absolute veto can't be used, can't be used against money bill, ठीक है. तो ये लिख लो, क्वालिफाइड वीटो यूएसए में यूज़ होता है. एब्सोल्यूट वीटो इज़ यूज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. मनी बिल के अगेंस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते. 3 टाइप के जो वीटो पावर्स हैं जो हमने पढ़े, उसमें से पॉकेट वीटो इज़ नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और सस्पेंसिव एंड एब्सोल्यूट इज़ मेंशन्ड, ठीक है. अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़, अंडर क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल president can use veto powers, ठीक है. इसका आंसर है अंडर आर्टिकल 111. आर्टिकल 111 के अंदर ही आपके तीनों टाइप के एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो. नहीं सॉरी, वीटो नहीं, मतलब इसका जो डेफिनेशन है, जस्टिफिकेशन है, वो ऐसा है कि अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट हैज़ 3 ऑप्शन व्हेन एवर अ बिल इज बॉट इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो उसके बेसिस पे असेंट दे सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है. तो रिटर्न आपका सस्पेंसिव ही हो गया, ठीक है. होल्ड करने का मतलब आपका पॉकेट वीटो भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है. होल्ड के मतलब कि ये भी है कि आपने ऐसा एब्सोल्यूट वीटो यू डिनाइड इट, ठीक है, एंड एज पार्ट ऑफ पॉकेट वीटो यू आर जस्ट कीपिंग द होल बिल पेंडिंग, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉकेट वीटो एंड असेंट टू द बिल्स. डिफरेंट टाइप के बिल्स पे प्रेसिडेंट क्या क्या ले सकता है, ठीक है. 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक श्योर कि जो भी अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है उसमें कंसेंट देना ज़रूरी है, ठीक है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है. इसके अंदर हमने आर्टिकल 74, 78, 78 सी, ठीक है. आपका आर्टिकल 85 आएगा जिसके अंदर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट नीड्स टू बी कॉल्ड, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है. इसके अंदर लिखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज सम डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है. फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1 अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑन द aid and advice of council of ministers, ठीक है. However, he can send back the advices to the government for reconsideration in his discretion, ठीक है. This is your under article 74. Second लिखो 78. Under article 78, PM has a duty to inform the president about the affairs of the administration and the proposed legislation, ठीक है. मतलब PM conveys about the working of administration and legislation, ठीक है. सो आर्टिकल 74, 78 ये 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड लिखो, अंडर कन्वेंशन established in England, the President of India has a right to warn and encourage the government in his discretion, ठीक है. वो अपनी बात रख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बुला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं. और ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ये इंग्लैंड से ड्राइव है,
इंग्लैंड ड्रिवन, ठीक है। फोर्थ लिखो, प्रेसिडेंट जो हमने ऊपर पढ़ा, एब्सोल्यूट वीटो तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन के बाद लगता है, बट प्रेसिडेंट with his own discretion can use pocket veto and suspensive veto, ठीक है। अब एक पांचवा लिखो, दिस इज योर आर्टिकल 85, ठीक है। अंडर आर्टिकल 85 क्या है, लिखो, अंडर आर्टिकल 85 द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट इन सच अ वे दैट नो मोर देन 6 month लैप्सेस बिटवीन द 2 सक्सेसिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। फंडा क्या है, हम देखते हैं ना कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। तो फंडा क्या है, अंडर आर्टिकल 85 पहले सेशन और दूसरे सेशन में, अगर ये 12 महीने हैं, 12 months, इसमें ना इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 months। 6 महीने से ज़्यादा दोनों 2 सेशंस के बीच में, 2 पार्लियामेंट सेशंस के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आइडियली हम देखते हैं कि 3 ही सेशन होते हैं साल में, बट चाहे तो वो और भी करा सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बॉस आपको 3 ही सेशन कराने, ठीक है। इसके अंदर लिखो आगे, नॉर्मली प्रेसिडेंट समन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु इन्फॉर्म ऑफ द सेशंस एवरी ईयर, ठीक है। However, if the Council of Ministers does not advise the President to call the session, and in this process 6 month lapse between the 2 successive sessions happened, then the President can summon the Houses of the Parliament in his own discretion, ठीक है। तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रोच नहीं करा कि भाई सेशन बुला लो, कुछ बिल्स पेंडिंग हैं, कुछ डिस्कशंस पेंडिंग है, तो उसके बेसिस पे अगर 6 महीने निकल गए तो प्रेसिडेंट खुद अपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे पार्लियामेंट का सेशन कॉल आउट कर सकता है, ठीक है। छठा लिखो, छठा ये है कि बॉस जैसे लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए, लोकसभा जनरल इलेक्शन हुए, एंड नो पार्टी गेन्ड मेजॉरिटी, ठीक है। अब आइडियली क्या रहता है कि जो भी लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से अगर 350 किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ले ली, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो उनके में से ही कोई एक, मतलब जिसपे वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एग्रीइंग टू, उन्हीं में से जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल, जिस मेजॉरिटी की पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई है उसी में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन सकता है, ठीक है। बट इन केस अगर कोई जनरल इलेक्शन हुआ उसके अंदर नो पार्टी गेन्ड कंप्लीट मेजॉरिटी, ठीक है, जैसे गठबंधन की सरकार है, उस केस के अंदर इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट विद द यूसेज ऑफ हिज ओन डिस्क्रिप्शन कि वो द प्रेसिडेंट विल इवेंचुअली इन्वाइट द लीडर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे आप है, आप अगर जैसे कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है तो भाई मैं एज अ प्रेसिडेंट बोल सकता हूँ कि आपके जो हेड हैं, जैसे फॉर इन दिस केस अरविंद केजरीवाल जी, सो आई कैन आस्क हिम कि बॉस आप आके अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके आप अपना गवर्नमेंट बना लो, ठीक है, सो दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी कैन बी क्रिएटेड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो ये डिस्क्रिप्शन भी प्रेसिडेंट के पास ही है टू अप्रोच एनी पॉलिटिकल लीडर टू कम एंड आस्क हिम टू टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो 6 हो गया, 7th, President of India dissolves the Lok Sabha on the advice of Council of Ministers, and he is bound to act according to the advice of Council of Ministers in dissolving the Lok Sabha if only the Council of Ministers enjoys majority in the Lok Sabha.
अदरवाइज प्रेसिडेंट हैज़ अ डिस्क्रिशन टू डिसॉल्व और नॉट टू डिसॉल्व द लोकसभा एज पर हिज ओन डिस्क्रिशन। ठीक है, तो इसमें भी बात वही है, लोकसभा के अंदर अंडर लोकसभा इफ एनी पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी और उसने गवर्नमेंट भी बनानी, तो ऑब्वियसली उस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दे कैन आस्क प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। मतलब 350 से ज़्यादा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सीट है, तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑब्वियसली आफ्टर डिस्कसिंग विद प्राइम मिनिस्टर विल इवेंचुअली आस्क प्रेसिडेंट कि बॉस हमारी मेजॉरिटी है, हमारी सरकार है, हम आपसे ये आदेश, हम आपको ये बोल रहे हैं कि बॉस आप लोकसभा डिसॉल्व कर दो, फ्रेश इलेक्शंस होने दो। ठीक है, दिस कैन हैपन, बट इन केस अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो लोकसभा डिसॉल्व करा सकता है व्हेन एवर ही वांट्स। ठीक है, 8 लिखो। अंडर आर्टिकल 78C, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। अंडर आर्टिकल 78C प्रेसिडेंट कैन रेफर इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ अ मिनिस्टर फॉर द कलेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो दैट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द डिसीजन। ठीक है, कोई भी एक मिनिस्टर है, लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, उसने एक डिसीजन लिया कि बॉस 25 साल से नीचे वालों को हेलमेट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ऐसी कोई एक्शन आ रहा है जिस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट या जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप, मतलब जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप से हैं, जो कि अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर चुकी है, उसमें प्रेसिडेंट बोल सकते हैं मेंबर ऑफ स्टेट को, जो मिनिस्टर है, कि बॉस आप, अगर आपका इंडिविजुअल डिसीजन रहा तो वो आपका ठीक नहीं है, बिकॉज आपको इवेंचुअली अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संग डिस्कस करके टुगेदर यू बोथ शुड शो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम आगे प्राइम मिनिस्टर वाले केस में पढ़ेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 78C। नाउ the concept of CTG, care taking government। ठीक है, केयर टेकिंग गवर्नमेंट का क्या सीन है कि बॉस ये पार्लियामेंट है आपका, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, लेट्स से कि ये इफ COM is dissolved, then until new legislative gets formed, caretaking government will function ठीक है, caretaking government will function so that routine administrative वर्क कैन बी डन। ठीक है, तो फंडा क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये। ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो डिसॉल्व हो गया लेट से, तो ऑब्वियसली आपके जो रूटीन का काम होना चाहिए, जो भी छोटे मोटे बिल निकल रहे हैं, वो सारा काम आपका केयर टेकिंग गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इसमें लिखो, इन केस ऑफ केयर टेकिंग गवर्नमेंट वेयर ओनली द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, देन इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल डिसाइड व्हाट ऑल डिसीजंस द CTG कैन मेक। मतलब CTG इधर आपका केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, तो इवेंचुअली इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो डिसाइड करेगा कि केयर टेकिंग गवर्नमेंट किस चीज़ों पे डिसीजन लेगी। ठीक है, सो इस इन दिस प्रेसिडेंट
will decide what all decisions can CTG can take। ठीक है, सो ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हो गए पूरे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, सेंट्रल के लिए आपके 123 आर्टिकल है। सेंटर मतलब प्रेसिडेंट के लिए। गवर्नर के लिए आपके 213 है, दैट इज फॉर योर गवर्नर। ठीक है, अब पहले ये देखो कि ऑर्डिनेंस की जो लाइफलाइन होती है वो 6 वीक्स होती है। पहले आस्क समझ लो इसकी। देखो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 123, ये हमने यहाँ डिसाइड करा। ठीक है, अब ये बनता क्यों है, वो इसलिए बनता है कि भाई जैसे वॉर हो गई, ठीक है, वॉर के टाइम पे हमारी पार्लियामेंट डिसॉल्व पड़ी है, तो वॉर के लिए अगर आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो आइडियली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि बॉस इमरजेंसी आ गई है, डिक्लेयर करो, मतलब वॉर आ गया, डिक्लेयर करो अपनी इमरजेंसी। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही नहीं है तो वो प्रेसिडेंट खुद के लेवल पे ऑर्डिनेंस निकाल सकता है कि भाई वील बी हैविंग अ वॉर विद दिस XYZ कंट्री। ठीक है, तो उस केस में ऑर्डिनेंस तभी निकलता है जब आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी डिसॉल्व हो। ठीक है, और वो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट निकालता है सो दैट द क्लियर डायरेक्टिव्स कैन बी मेक। ठीक है, जो भी डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज हैं उनको प्रॉपर डायरेक्शन जा सके। बट द कैच हियर इज, लेट्स से आज 6 अगस्त है। ठीक है, 6 अगस्त को एक ऑर्डिनेंस अगर पास हुआ तो, और 6 अगस्त के बाद ऑर्डिनेंस इज पास, राइट, और लेट्स से हम मानते हैं 1 सितंबर को जो भी इलेक्शन होने थे और आपके काउंसिल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी फिर से एक्टिव हो गई। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस को लॉ बनाने के लिए जब आपके पास नए पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है विद द न्यू मेंबर्स, यू हैव ओनली 6 वीक्स। ठीक है, तो 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर से स्टार्ट हो गए 6 हफ्ते का टाइम है नई गवर्नमेंट के पास। अगर वो ऑर्डिनेंस कंटिन्यू रखना चाहती है तो उनको पार्लियामेंट के अंदर या अपने स्टेट असेंबली के अंदर वो लॉ प्रॉपर बिल के थ्रू निकाल के उसका अप्रूवल देना पड़ेगा। मतलब वो पार्लियामेंट से अगर अप्रूव होकर निकलता है तो ऑब्वियसली उस प्रेसिडेंट पे, उस बिल पे प्रेसिडेंट के एसेंट मिलेंगे तो ही वो ऑर्डिनेंस परमानेंट हो पाएगा। अदरवाइज इफ़ दिस 6 वीक्स इज गॉन, मतलब आपका 1 सितंबर पे कैबिनेट आ गई पूरी, 6 हफ्ते तक उस ऑर्डिनेंस के लिए कुछ भी नहीं करा गया, तो आफ्टर 6 वीक्स दैट ऑर्डिनेंस विल सीज टू एग्जिस्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक कैच है। अब इसमें लिखो ऑर्डिनेंस के अंदर, ऑर्डिनेंस लाइफ इज 6 वीक्स वंस द पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट्स एंड इफ पार्लियामेंट डज नॉट पास द ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक्स देन द ऑर्डिनेंस सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 123। ठीक है, ये भी बता दिया। नेक्स्ट लिखो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इनेबल्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल वॉर। ठीक है, ऑर्डिनेंस इज द लेजिस्लेटिव पावर को एग्जिस्टेंस एंड को टर्मिनस, मतलब को एग्जिस्टेंस लिख लो बस। ऑर्डिनेंस इज द लेजिस्लेटिव पावर को एग्जिस्टेंस with the legislative power of the parliament because it has the same force in effect as an act of the parliament। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है और जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर है उसका कॉम्बिनेशन ही है, बिकॉज इवेंचुअली इफ द पार्लियामेंट इज नॉट एबल टू पास एनी बिल तो वो ऑर्डिनेंस निकाल के वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डिनेंस आपको कब निकल सकता है, जो मैंने बताया कि डिसॉल्व पड़ा हो। तो ऑर्डिनेंस इज इशूड व्हेन वन और बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन बट द इशू रिक्वायर्ड सम अर्जेंट
लेजिस्लेशन, ठीक है, जैसे वॉर हो गई. नेक्स्ट राइट, ऑर्डिनेंस कैन बी यूज्ड टू इशू न्यू लेजिस्लेशन और टू अमेंड और रिपील ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस और लॉ. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो अमेंडमेंट भी हो, ऑर्डिनेंस आपका अमेंडमेंट भी हो सकता है, न्यू लॉ भी हो सकता है. ठीक है, और उसकी वैलिडिटी, मतलब जो प्रोसेस है वो वैलिडिटी आपकी पार्लियामेंट के लॉ की तरह ही होगी. बट द ओनली कैच इज, जिस दिन आपकी पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या कोई भी हाउस है वो एक्टिव हो गया, उसके 6 हफ्ते बाद तक उसका अप्रूवल देना ज़रूरी है. अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक है, अब यहाँ कैच ये है कि ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस आप प्रेसिडेंट के तौर पे आप जो ऑर्डिनेंस दे रहे हो वो हो सकता है आपने कई क्वालिटी गेट्स स्किप कर दिए. क्वालिटी गेट्स मतलब आपने ना तो लोकसभा के अंदर उस पर डिस्कशन कराया, ठीक है, ना कोई डिबेट हुई, ना राज्यसभा के अंदर कोई डिबेट हुई, नथिंग, यू जस्ट पास्ड एन ऑर्डिनेंस, वो सीधा जाके इम्प्लीमेंट हो गया. तो ऑब्वियसली यू नीड सम सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट द पॉसिबल मिसयूज ऑफ द ऑर्डिनेंस रूल. तो इसमें लिखो सम safeguards to prevent the possible misuse of ordinance rule. ठीक है, सबसे पहला है जुडिशियल रिव्यू. यू ऑलवेज हैव जुडिशियल रिव्यू, कुछ भी आप जुडिशली रिव्यू करा सकते हो. ठीक है, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली जो टाइमलाइन है, ऑर्डिनेंस नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 weeks ऑफ द रीअसेंबलेंस. ठीक है, ऑर्डिनेंस के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ये तो अभी तक हमने सारे पॉजिटिव समझे, उसका मिसयूज कैसे सेफगार्ड करा जा सकता है वो समझा. तो इसमें सब नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस. ठीक है, मतलब एज अ ब्यूरोक्रेट वी शुड नो द पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस पॉइंट, प्रोज एंड कॉन्स अबाउट एवरी आर्टिकल, मतलब नॉट एवरी आर्टिकल बट वॉट एवर वी आर स्टडिंग. ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो इशू है कि ऑर्डिनेंस का जो पावर है, इट क्लियरली वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट. ठीक है, बिकॉज आपका पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेटिव और प्रेसिडेंट सब इंक्लूड होके एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज इन आवर कंट्री सेपरेशन ऑफ पावर इज़ वेरी वेरी क्लियर कट. ठीक है, तो इसमें लिख लो, ordinance, issuing ordinance violates the principle of separation of power, thus it must be issued only if it is very urgent and must be put for parliamentary approval as soon as possible once the reassemblance is done. ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस भी था, DC वाधवा केस, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है, दिस इज योर 1987. तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी वो ये आई थी कि प्लीज राइट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर is misusing the ordinance power and no effort is being made to get it passed by the state legislature and it is eventually a fraud on the constitution. ठीक है, DC वाधवा केस में क्या सीन था कि भाई गवर्नर ना बिना किसी पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेशन के बार बार डायरेक्टली ऑर्डिनेंस निकाल के किसी एक रूल को इम्प्लाई कर रहा था. ठीक है, मतलब अगर आपका सस्पेंड पड़ा है स्टेट का तो वहाँ इलेक्शंस नहीं हो पा रहे या किसी भी रीज़न से आपका सस्पेंशन पड़ा है किसी एक हाउस का, तो वहाँ का जो गवर्नर था वो मिसयूज़ कर रहे थे उसको. ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेसिडेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सारी पावर्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्डन, पावर टू ग्रांट रिलीफ अंडर आर्टिकल 72, जिसके अंदर आपका पार्डन हो गया, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिम्यूनिकेशन और कम्यूटेशन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, and we'll be closing president and we'll start with the brief introduction of vice president in the next lecture. ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में विल हैव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा विल स्टार्ट विद द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हम पूरा डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. पता ही आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. ठीक है, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.